भाई और पापा से जो सिक्योरिटी मिलती है बच्चियों को, मेरी लाइफ में वो गायब थी। उन लोगों के कुछ अपने ही राज थे जो मैं जान नहीं पा रही थी। वो जो सत्य मैंने पापा के फाइल्स में देखी, पूरी की पूरी मेरे अंदर की जो हालत थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। मैं 3000 किलोमीटर का सफ़र ट्रेन से चेन्नई टू चंडीगढ़ करके आई थी। जनवरी का दिन था, बाहर बारिश और ओले पड़ रहे थे चंडीगढ़ में। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो मेरी भाभी ने बोला कि ये आ गई कहीं पे मुंह काला करके, और मेरा इन शब्दों से स्वागत हुआ था। आज की कहानी है 19 साल की एक ऐसी लड़की की जिसने अपने जीवन में ऐसा सब कुछ देखा तो किसी छोटी लड़की को देखना ना पड़े। ये कहानी है 19 साल की एक ऐसी लड़की की जिसने पिता और भाई के पवित्र रिश्तों को तार तार होते हुए देखा। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने डेथ बेड पर पड़ी अपनी माँ को दिए हुए 3 वादों को पूरा करने के लिए जीवन के 35 साल लगाए। ये कहानी दूषित रिश्तों के दर्द को झेलती हुई एक छोटी मासूम लड़की की भी कहानी है। मेरा नाम है डॉक्टर लता सिंह और मैं चंडीगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों वर्ष 1990 की, जब मेरी माँ कैंसर से जूझ रही थी और उनके पास समय बहुत कम था। वाइड स्प्रेड उनका कैंसर था और डेथ बेड पे उन्होंने क्रिसमस वाले दिन मेरे से 3 प्रॉमिसेस किए। पहला उनका प्रॉमिस था कि मैं एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद एमडी अवश्य करूं। दूसरा उनका प्रॉमिस था कि मैं एमडी कंप्लीट करने के बाद भारतीय सेना के लिए काम करूं और किसी फौजी से विवाह कर लूं। तीसरा और बड़ा स्ट्रेंज जो उन्होंने मेरे से प्रॉमिस लिया और मुझे फ्यूचर के लिए गाइडलाइंस भी दी, वो ये थी कि पापा और भैया और बाकी रिश्तेदारों पर ज़्यादा ट्रस्ट ना करके साउथ इंडिया चली जाऊं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद ही एफर्ट्स करूं। अपने जीवन में मैंने जो भी संघर्ष किए, अपने जीवन को मैंने जैसे भी स्वर्ग बनाया है, वो मेरी माँ की विजन थी जो उन्होंने मेरे लिए देखी और मेरे एफर्ट्स थे, मेरी माँ और प्रभु का आशीर्वाद था। एज ए मेडिकल स्टूडेंट जो मैंने वार्ड में पहली डेथ देखी वो मेरी अपनी ही माँ की थी। किसी भी डॉक्टर के लिए वार्ड में कोई भी पहली डेथ को बर्दाश्त करना एक लाइफ लॉन्ग एक ऐसा एक दर्दनाक वाकया होता है जिसको वो कभी नहीं भुला पाते। मेरी उम्र मात्र 20 साल थी और मेरी माँ मेरे हाथों में ही मर गई। माँ की 13वीं के बाद अगले ही दिन मेरे पिता मुझे वापस मेडिकल कॉलेज छोड़ आए। मैं 3rd ईयर एमबीबीएस की छात्रा थी। सभी रिश्तेदार चले गए और पापा ने भी बोला कि रोने से माँ वापस नहीं आएगी, गो एंड जॉइन बैक योर वर्क। और मैं 14वें ही दिन लेबर रूम में नॉर्मल डिलीवरीज कंडक्ट कर रही थी। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी माँ को पीजीआई के कैंसर वार्ड में खोया था और रोने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। मात्र 20 साल की मेरी उम्र थी। पूरा दिन मैं लेबर रूम में काम करती थी नर्स की सहायता से, और रात को मुझे प्रोफेसर्स को सिजेरियन में हेल्प कराने के लिए ऑपरेशन थिएटर में काम करना पड़ता था। मेरी उम्र की बाकी बच्चियां 20-20 साल की बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, सज-धज के, तैयार होकर के। कुछ लोग अपनी सगाई की तैयारी कर रही थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी। मेरे लिए बड़ा ये अजीब-सा अनुभव था कि नन्ही-नन्ही जानें मेरे हाथों में आ रही थीं और मैं उनको 1 महीने तक ऐसे ही रिसीव करती रही। मुझे नहीं याद कि मेरा दिमाग काम करता था कि नहीं, लेकिन मेरे आस-पास नर्सेज़ थीं, मेरे क्लासमेट्स थे जो मेरी हेल्प कर रहे थे। मेरे खाने का इंतज़ाम हो जाता था और यही शायद मेरी माँ चाहती थी। तो ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं थी, कभी-कभी ही घर आती थी। मेरे को घर से इंस्ट्रक्शंस मिली हुई थी मेरे फ़ादर से कि मुँह उठा के घर नहीं आना है। घर में आने से पहले कुछ दिनों पहले फ़ोन करना होता है, और ये मेरे लिए एक नॉर्मल प्रोटोकॉल था जिसे मैं लंबे समय तक फ़ॉलो करती गई। घर आने से पहले मैं फ़ोन करती थी
और पूछ के घर आती थी। और जब भी घर आती थी तो मम्मी ने मेरे लिए जो भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र, जो भी चीज़ें प्रॉपर्टी, गहने वगैरह जो भी खरीद रखे थे, उन पे दस्तखत कराए जाते थे। तो नॉर्मली तो नॉर्मल घरों में क्या होता है, पिता और भाई ऐसे वृक्ष के समान होते हैं, जिनकी छाया के नीचे कोई भी बेटी, कोई भी बहन अपना जीवन सुरक्षित बिताती है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ये देख रही थी कि जो मेरी माँ ने हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी मौत के साए में झूलते हुए गाँव में हेडमिस्ट्रेस की नौकरी करते हुए मेरे लिए जो संपदा छोड़ी थी कि भविष्य में मैं अपना एक अस्पताल बना सकूँ जिसमें मैं चैरिटी के काम कर सकूँ, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को धीरे-धीरे बड़े शातिर दिमाग से उसको मेरे से सिग्नेचर्स करा के, कभी-कभी डरा-धमका के, कभी प्यार से उनको लिक्विफाई किया जाता था और अपने लिए नई प्रॉपर्टीज़ का निर्माण कर रहे थे। क्योंकि मैं घर की बेटी थी और ये इस बात को मैं अपोज़ नहीं कर सकती थी, वो मेरे अपने ही थे। मैं ये साइन करती थी और उनकी आँखों में आँखें डाल के ये देखती थी कि कल को जब आप लोगों को इसका दंड मिलेगा और उस दंड के मिलने से जब वो जो पेन मुझे होगा, उस पेन को मैं कैसे सहूँगी? ऐसे ही मेरा जीवन बीत रहा था। कई सालों तक मैं दिवाली पे घर नहीं गई, ना मुझे बुलाया गया। मेरे भाई ने इमीडिएटली शादी कर ली थी माँ की डेथ के बाद। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि कभी भी मेरे पापा और भाई के बीच में कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन हमारे बीच की जो चुप्पी थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, वो धीरे-धीरे बढ़ता गया और मुझे चीज़ें आधी समझ आती थी, आधी नहीं आती थी। पर जैसा कि माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करना है, एमडी ज़रूर करना है, सोल्जर्स की सेवा करनी है, तो मुझे लगा मैं इधर-उधर अपना टाइम वेस्ट ना करके अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य पे फ़ोकस रखूँ। बड़ा मुश्किल होता था दोस्तों। मैं उन ज़मानों की बात कर रही हूँ 1987 से लेके 1997, 10 साल जब मैं रोहतक की पीजीआई में रही। भगवान की कृपा हुई कि एमबीबीएस खत्म हुई तो मुझे साइकियाट्री में हाउस जॉब मिल गई। मैं 21 साल की हूँ, अपने पैसे खुद कमा रही हूँ, अपना सारा खर्चा खुद उठा रही हूँ। एमडी के साइकियाट्री वार्ड में, फीमेल साइकियाट्री वार्ड में मैं पढ़ती रही और एमडी का एंट्रेंस क्रैक किया। 1994 में मुझे एमडी पैथोलॉजी में मिली। 97 में मैंने एमडी पैथोलॉजी कंप्लीट करी। पैथोलॉजी ऑप्ट करने का भी मेरा एक सॉलिड रीज़न था कि माँ की कैंसर से डेथ हुई थी, तो मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना चाहती थी। घर पे आती थी तो देखती थी कि कॉलेज से जिन लड़कों ने मुझे मैरिज के प्रपोज़ल्स भेजे और उनके पेरेंट्स को मैंने बोला कि घर जाके बात करिए, वो शादी के प्रपोज़ल्स कभी मटेरियलाइज़ ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए मैं नहीं जानती। उन्हीं दिनों मेरे को अक्सर अपने थीसिस के काम के लिए चंडीगढ़ भी आना होता था, तो मैं चंडीगढ़ के अपने कुछ डॉक्टर से जो सीनियर्स थे, उनसे मिलने जाया करती थी पीजीआई में भी और कुछ और हॉस्पिटल्स में भी। तो वहीं उनके रिकॉर्ड्स में मुझे पापा का नाम और उनके ट्रीटमेंट्स देखने को मिले, जो कि ट्रीटमेंट्स उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनके संबंध काफ़ी सारी औरतों से होते हैं। और जब ये मुझे पता चला तो मैं टोटली शॉक्ड थी। दोस्तों, भारत में हम पिता को प्रभु के स्थान पे रख के पूजते हैं, लेकिन वो जो सत्य मैंने पापा के फाइल्स में देखे, पूरी की पूरी मेरे अंदर की जो हालत थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने पापा के प्रति अपने मन में वो सम्मान बनाए रखूं और उनसे घृणा ना करूं। लेकिन फिर भी मैंने इस सब चीज़ को दबाते हुए 2 आंटीज़ थी जो विडोज़ थी, फौजियों की विडोज़ थी, उनके घर गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्या वो पापा से दोबारा शादी करेंगी। दोस्तों, मैं 21 साल की थी और पापा की रीमैरिज के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करती फिर रही थी। और मुझे समझ आ चुका था कि जो मम्मी की चीज़ें थी वो गायब कहाँ हो रही थी, क्यों हो रही थी। इसी के साथ-साथ मुझे वापस हॉस्पिटल जाकर के पेशेंट्स को भी देखना होता था, उनको सहारा भी देना होता था, उनके रिलेटिव्स को भी इमोशनली हर तरह से सपोर्ट करना होता था, काम भी करना होता था, नाइट शिफ्ट भी करनी होती थी, पढ़ना भी होता था। मैं वो सब भी करती थी और मुझे चाहिए था कि कोई मुझे सपोर्ट कर दे, मेरे अपने घर के लोग मुझे सपोर्ट कर दें। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं था। समय बीतता गया, मैं मन में अपने सारे राज़, अपने आँसू छुपा कर के
दिन प्रतिदिन वार्ड में काम करती रही, पेशेंट्स का प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही, टीचर्स के आशीर्वाद मिलते रहे। समय बीतता गया और मेरे एमडी भी कंप्लीट कर ली। उधर से प्रॉपर्टी मेरे हाथ से फिसल गई। जो शादी के रिश्ते आ रहे थे, वो घर पे जाते थे, मुझे नहीं पता था कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता था। कुल मिला के घर पे कोई भी ऐसा कंक्रीट काम नहीं हो रहा था, जिससे कि मेरा प्रोफ़ेशनल या मेरा भौतिक उत्थान हो सके। या तो मेरी शादी कर दी जाए कि मैं सेफ हो जाऊँ, या फिर मेरे लिए कोई क्लिनिक का अरेंजमेंट किया जाए कि मैं प्रोफ़ेशनली सिक्योर हो जाऊँ। ऐसा कोई सीन ही नहीं था घर पे। क्या हो रहा था, मैं जान तो चुकी थी, बट किसी से कह नहीं सकती थी। वो क्योंकि वो मेरे अपने ही थे। और मेरी स्थिति बिल्कुल अर्जुन के जैसी थी कि वो अपनों को ही गिरते हुए देख के मैं द्रवित थी। मैं हर रोज़ उनको माफ़ करती थी। हर रोज़ उनके लिए दुआएँ करती थी कि उनको जागृति आ जाए। वो जागें कि वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ। माँ के जाने के बाद भाई और पापा से जो सिक्योरिटी मिलती है बच्चियों को, मेरी लाइफ़ में वो गायब थी। और ऐसा क्यों था मुझे समझ नहीं आ रही थी। उन लोगों के कुछ अपने ही राज़ थे, जो मैं जान नहीं पा रही थी। उन्हीं दिनों एमडी मैं कर रही थी, तो किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मैं चेन्नई गई। और वहाँ से जब मैं वापस आई, तो जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, तो मेरी भाभी ने बोला कि ये आ गई कहीं पे मुँह काला करके। मेरे पापा ने बोला, हाँ, आ तो गई मुँह काला करके, चलो इसको कुछ चाय-वाय बोलो, सर्वेंट देगा। दोस्तों, वो पहला दिन था जब मैंने ये चीज़ को बर्दाश्त करने से मना करा। मैं 3000 किलोमीटर का सफ़र ट्रेन से चेन्नई टू चंडीगढ़ करके आई थी। जनवरी का दिन था, बाहर बारिश और ओले पड़ रहे थे चंडीगढ़ में, और मेरा इन शब्दों से स्वागत हुआ था, क्योंकि मेरे को प्रोटेक्ट करने वाली मेरी माँ नहीं थी, कोई नहीं था। मैंने कदम रखा, जब ये वेलकम हुआ, तो मैंने अपना सामान उठाया और घर से बाहर चली गई, और ओलों में ही चलती गई, रिक्शा बुलाई, रिक्शा भी बड़ी मुश्किल से मिली, और वापस अपने हॉस्टल चली गई। और अपने आप से ये वादा किया कि इससे ज़्यादा अपना अपमान मैं नहीं सहूँगी, क्योंकि मेरा अपमान मेरी माँ का भी अपमान है। दोस्तों, मेरा कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं, मेरे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरा सिर्फ़ इंटरेस्ट था पढ़ाई, मेरा काम। जैसे कि मेरी माँ कह के गई थी कि वो आएँगे और तेरी मदद करेंगे, भगवान का हाथ कभी मत छोड़ना, और फ़ौजी से शादी करना। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई एक होगा, जिसको मेरी माँ ने मृत्यु से पहले देख लिया होगा। मैं उसी के इंतज़ार में अपना काम कर रही थी। अगर मैं किसी से इन्वॉल्व्ड होती, तो मेरी लाइफ़ कुछ और होती। लेकिन मैं वाक़ई अपने शरीर और अपनी आत्मा की हमेशा से इज़्ज़त करती थी, और अपने जीवन को किसी भी ऐरे-गैरे, नत्थू-खैरे, अफ़ेयर करने वाले लड़कों के हाथ में नहीं देती थी। मैं ऐसी थी ही नहीं, जो मुझ पे लांछन लगाए गए। दैट वाज़ द लास्ट डे आई डिसाइडेड कि मैं अपना टोटल फ़ोकस पेशेंट वेलफेयर पे लगाऊँगी। तो पैथोलॉजी में मैंने एमडी करी, कैंसर रिसर्च में मैं आगे बढ़ी। सारा दिन कैंसर के पेशेंट से बिताती थी, और वही ट्रिब्यूट था जो मैं अपनी माँ को दे रही थी, क्योंकि मेरी माँ भी ओवेरियन कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। और मैं अर्ली डायग्नोसिस फॉर कैंसर के लिए अपना थीसिस कर रही थी कि किस प्रकार से हम स्टेज 1 में ही कैंसर को डायग्नोज कर लें, और बहुत सारी माँओं की, बहुत सारे लोगों की जान बचा सकें। और ईश्वर मेरी इस काम में मदद कर रहे थे, और मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी अपने करियर में। लेकिन मुसीबत तब होती थी, जब कभी-कभार मैं घर जाती थी, टोटली अनवेलकम, टोटली नॉट एक्सेप्टेड। बाहर मुझे इतना सम्मान मिलता था, इतना प्रेम मिलता था, इतने अवार्ड्स मिलते थे, और घर में मेरी औकात थी ही नहीं कुछ। सब अपने-अपने कामों में बिज़ी थे, और कुछ-कुछ चोरी की तरह कुछ-कुछ हरकतें करते थे, जो मुझे समझ तो आती थी, लेकिन मैं उनको ज़्यादा डिस्कवर नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया, और मेरे संघर्ष जो थे, साइकोलॉजिकल भी थे, फिज़िकल भी थे। काम बढ़ता चला जा रहा था, और मुझे हर रोज़ हिम्मत के साथ अपने पेशेंट्स देखने होते थे, अपने करियर को मजबूत बनाना होता था, प्रेज़ेंटेशंस देनी होती थी, मेडिकल कम्युनिटी को बहादुरी से फेस करना होता था, और किसी को ये मालूम भी नहीं पड़ने देना होता था कि मेरी आत्मिक स्थिति, आंतरिक स्थिति, मेरे अंदर के टुकड़े-टुकड़े हुए हैं। मैं रोज़ अपने टुकड़े बटोरती थी, अपने को मजबूत करती थी,
और अपना व्हाइट कोट पहन करके मैं हॉस्पिटल जाती थी। और ये वही व्हाइट कोट था जिसको पहनते हुए जब भी मेरी माँ हॉस्टल आती थी उसको देख के रोने लगती थी। और आज वही व्हाइट कोट था जो मेरी सुरक्षा भी था, मेरा मान और सम्मान भी था। और मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही थी दोस्तों। घर पे ऐसा कुछ सीन ही नहीं था कि जो प्रपोजल्स आ रहे थे उनके साथ फाइनलाइज किया जाए। 29 साल की उम्र हुई, मैं पढ़ती गई, बढ़ती गई, मेरी नौकरी लग गई दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में। परमानेंट नौकरी पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे दी एज ए लेक्चरर इन पैथोलॉजी। लेकिन मेरा पर्सनल जीवन वैसे ही था। मैं बहुत अच्छी डॉक्टर थी, लेकिन घर पे उधेड़-बुन कुछ और ही रहती थी। भाई साहब बाहर नौकरी करते थे, पिताजी का समझ ही नहीं आती थी कहाँ-कहाँ बिज़ी थे। और बस एक टोटल ऑर्फन वाली फीलिंग जो माँ के डायग्नोसिस से लेके मेरे 29 साल की 10 साल हो चुके थे मुझे। 19 साल की बच्ची स्ट्रगल करती 29 की हो गई, अकेली है, कहीं इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ पेशेंट्स देखती है, अपना काम करती है, फिर भी धोखे मिल रहे हैं। अचानक उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक एयरफोर्स के फौजी से हुई। एज पर द डिवाइन प्लान हम दोनों ने आपस में शादी कर ली। एक आध्यात्मिक संस्था में, एक आश्रम में मेरा विवाह हुआ। उस संस्था का नाम है रामचंद्र मिशन। और मेरी जिंदगी को एक सहारा मिला, जिंदगी आगे बढ़ने लगी, फौजी की बीवी कहलाने लगी मैं। बहुत प्रेम मुझे मिला। तो शुरू शुरू में मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, क्या ये प्यार रियल है। कई साल लग गए मुझे समझने में कि ये रियल है, प्यार ऐसा होता है। मुझे पति की प्रोटेक्शन मिली, मुझे यही नहीं पता था कि आदमी की प्रोटेक्शन क्या होती है। आदमी जब साथ होते हैं तो लोग बुरी नजर से देखते ही नहीं। ये मुझे आज तक घर पे किसी ने एहसास ही नहीं कराया। लेकिन आप सब जानते हैं कि फौजी की अपनी मजबूरियां होती हैं। वो लोग घर पे ज्यादा नहीं रहते हैं। उनका काम होता है आप लोगों की रक्षा करना, देश की सीमाओं की और देश के आसमान की रक्षा करना। कभी कभी आते थे हस्बैंड, लेकिन बिना यूनिफॉर्म पहने भी मैं देश की सेवा के लिए इनडायरेक्टली काम कर रही थी, इसकी मुझे बड़ी खुशी थी। और माँ का वादा भी पूरा हो रहा था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं फौज में बेहद खुश थी। और फॉर्चुनेटली हमारी ज़्यादातर पोस्टिंग्स जो थी साउथ इंडिया में आई। अपने पेशेंट्स को, जो सिविलियन पेशेंट्स थे जो मेरे क्लिनिक पे आते थे, उनको देखने के लिए मैंने तमिल की ट्यूशन्स रखी। और मैं बाकायदा बहुत अच्छे से तमिल लिख और बोल भी लेती हूँ। तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में हम टोटल 18 साल रहे। बहुत साल पहले माँ ने मुझसे ये तीसरी बात कही थी, मुझसे तीसरा वादा लिया था कि तुम दक्षिण भारत चली जाना, तुम वहाँ खुश रहोगी। और दोस्तों, एज़ पर हर विज़न हम लोग साउथ में ही रहे, साउथ में घूमे। मैं अपने आप में, अपने बच्चे, अपने पति के साथ बहुत खुश थी। हालाँकि पति के साथ टाइम कम मिलता था, बट क्वालिटी टाइम मिलता था। वर्ष 2006 में अचानक मेरे भाई साहब का मुझे फ़ोन आया और वो मुझसे मिलने चेन्नई आए। पहली बार वो मेरे 6 साल के बेटे से मिल रहे थे। और वो मुझसे और मेरे स्पिरिचुअल मास्टर श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी से माफ़ी माँगना चाहते थे। लेकिन कुछ दिनों रहने के बाद मुझे ये पता चला कि वो जायदाद के कागज़ों पे मेरे साइन लेने आए थे। जो आखिरी जायदाद बची थी, जिसपे जो मेरी माँ की थी, जिसपे मेरा नाम डला था लीगली, उसको भी वो चाहते थे कि मैं सरेंडर कर दूँ। इसमें मुझे बहुत दुःख हुआ, अपने भाई की मानसिकता पे बड़ा तरस आया। मैंने उनको बोला कि आप ऐसे कीजिए, मेरे डुप्लीकेट साइन करने की कोशिश करने से बेहतर है आप सुबह टिकट कटाइए और चंडीगढ़ वापस चले जाएँ। और उस समय मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि मेरी आत्मा और उनकी आत्मा के बीच में जो ये मोह माया प्रेम की डोर बंधी है, इस कॉर्ड की आप कटिंग कर दीजिए। मेरे हालात एकदम अर्जुन के जैसी थी। 1 महीने बाद खबर आई, फ़रवरी 2007 4 तारीख को उनकी डेथ हो गई। मैं बिल्कुल चुप हो गई, मैं रोई भी नहीं, निःशब्द पत्थर सी हो गई मैं। मेरी नींद गायब हो गई। मेरा हर समय शरीर दर्द करता था, क्योंकि मुझे ये दर्द भी सहना पड़ा। असामयिक अचानक उनकी मृत्यु हुई, कार एक्सीडेंट हुआ, स्टैट वहीं डेथ। और समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ। भाई की डेथ के बाद 2020 कोविड में
पिताजी की भी किडनी फेलियर से डेथ हो गई और मैं फिर से अकेली हो गई। इस बार मेरे साथ मेरे पति का सपोर्ट था, मेरे बेटे का सपोर्ट था और ये शक्ति थी, मेरी माँ का आशीर्वाद था। मैंने उनके सभी वादे पूरे किए और जीवन में वो बनी, जो वो मुझे बनाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे बनते देख नहीं पाई। जो भी बहनें, माएँ, पिता और भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मेरी एक ही निवेदन है कि घर में पैदा होने वाली बेटी का स्वागत कीजिए। उसको बेटे से डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। बेटियों को सशक्तिकरण कीजिए, उनको कुछ बनाइए, उनको दबाइए, कुचलिए मत। तो आखिर में मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगी कि अगर आप भाई हैं, पिता हैं, तो अपने घर की बच्चियों पे विश्वास कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उनका साथ दीजिए और उनको एम्पावर कीजिए। चलते-चलते मैं आपसे यही कहूँगी कि जब कभी भी जीवन में निराश हों, जोश टॉक का कोई भी एक वीडियो निकाल कर के उसको पूरा देख लीजिए और अपने अंदर जीवन की मुसीबतों से लड़ने का जोश दोबारा पैदा कीजिए। और अगर आप यूथ हैं, स्ट्रगल्स को झेल रहे हैं, तो डरिए मत। अपने बाकी भाई बहनों के वीडियोस देखिए, आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, प्रभु का हाथ पकड़िए, ईमानदारी से अपना काम करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी और एक दिन आप बहुत गर्व से करोड़ों लोगों को प्रेरित कर पाएंगे।